हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है सर्द रातों के रहस्य। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद सर्द रातों के रहस्य। बर्फ से ढकी शाम थी। लकड़ी के पुराने घर की दरारों से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। अंगीठी की आग धीमे धीमे सुलग रही थी और उसकी लाल रोशनी दीवारों पर कांपती परछाइयां बना रही थी। उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई एक मासूम आवाज गूंजी। प्रिया धीमे जिज्ञासु स्वर में, आप कितने साल के हैं नाना जी? एक पल के लिए हवा थम गई, फिर एक खुरदुरी लेकिन अजीब तरह से हंसी उभरी। मोहन राय ने हंसते हुए रहस्यमय स्वर में कहा, मैं तो अभी भी जी रहा हूं और उम्र की क्या बात है। उनकी हंसी के साथ ही बाहर सूखी टहनियां चरमराई, जैसे किसी ने बर्फ पर कदम रखा हो। मोहन राय हल्की फुसफुसाहट में, लेकिन कब तक? तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छोटी प्रिया ने फिर पूछा। उसकी सांसें में भाप निकल रही थी, मानो कमरे के अंदर भी ठंड जम चुकी हो। वो करीब करीब 80 साल के थे, प्रिया के नाना जी। पर असली सवाल ये नहीं था कि वह कितने साल जिए थे, बल्कि ये था वह और कितने साल जिएंगे। प्रिया इस बार जोर से बोली, बताइए ना नाना जी। मोहन राय ने अपनी पसंदीदा पोती को गोद में खींच लिया। उनकी हंसी गूंजी, लेकिन उस हंसी में कहीं ना कहीं खालीपन था, जैसे किसी गहरी सुरंग से लौटती हुई कोई आवाज़ हो। प्रिया ने गंभीरता से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बताइए ना नाना जी। और फिर नाना जी ने थोड़ी चुप्पी तोड़ी और वहाँ का सन्नाटा थोड़ा गायब हुआ। मोहन राय धीमी ठंडी आवाज़ में बोले, बेटा तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे नैनीताल के बारे में कुछ जानना है। अगर तुम यहाँ कई कई सालों से रह रहे हो, वो तुम्हें सब कुछ पता होगा। टीचर ने कहा था बूढ़े लोगों से पूछो। उन्होंने ये बात क्यों कही थी? जैसे नैनीताल की सर्द रातों में सिर्फ वही जिंदा गवाह हों, उसके नाना जी। मगर वो अब ज़्यादा नहीं बोलते, कम बात करते हैं। मोहन राय का चेहरा सख्त हो गया। ठंडी हवा भी उसकी नाराज़गी से ज़्यादा ठंडी नहीं थी। बुजुर्गों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर टीचर ऐसी बातें करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? महंगे स्कूल और इतनी सस्ती सोच। लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज़ हुई। क्या तुम्हारे टीचर ने सच में कहा था, बूढ़े लोग? उसने पूछा। टीचर की बेशर्मी से साफ तौर पर परेशान होकर बच्चे की धीमी मासूम आवाज़ आई, नाना जी देखो। उसने अपनी नोटबुक नाना जी की कांपती गोद में रखी और कागज़ पलटने लगी। नोटबुक पर लिखा था, बूढ़े लोगों से नैनीताल के पुराने समय के बारे में पूछो। उनके अनुभवों के आधार पर पुराने नैनीताल की एक अनोखी कहानी लिखो। ये नोट बच्चों के लिए नहीं था, वो माता पिता के लिए था। क्या बेवकूफ़ी है, मोहन राय ने सोचा। फिर प्रिया बोली, नाना जी क्या मुझे कोई कहानी सुनाओगे? बच्चे ने विनती भरी आवाज़ में पूछा। फिर लंबा सन्नाटा। मैं ज़रूर सुनाऊंगा, नाना जी बोले, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने दो। इस जगह के बारे में बहुत सारी अजीब कहानियाँ हैं। क्या उसे नैनीताल की रहस्यमयी कहानियाँ सुनानी चाहिए? मोहन राय ने एक बार को मन में सोचा। वो कहानियाँ जो बर्फ़ में दबी हैं, जो रात के बादल सुनते हैं और जिनके बारे में अब भी कोई सवाल नहीं करता। एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जहाँ ठंडी धुंध आज भी पुराने कदमों के निशान छुपाए हुए हैं। 19वीं सदी के पहले हिस्से में इस जगह की किस्मत ने एक डरावना मोड़ ले लिया था। बर्फीली हवा की एक सरसांस ने उस आदमी को इस पहाड़ी स्टेशन तक खींच लिया। इंग्लैंड जैसा मौसम, धुंध से ढकी ढलाने और चीड़ के पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी। यही उसने तय कर लिया, यही उसकी आखिरी पनाह होगी। सबसे पहले यहाँ रिचर्ड, उनके भाई पहुंचे थे, स्कॉटिश ऑफिसर, और वो सर्वे करते हुए बर्फीले रास्तों पर चलते रहे जहाँ रात को सिर्फ हवा की ही सीटी सुनाई देती थी। फिर सन 1800 में उनकी डायरी में ये दर्ज है, एक मीडियम साइज का गांव उन्हें नैनीताल के पास मिला, जहाँ एक फ़कीर यात्रियों को पानी पिलाता है। लेकिन क्या वो सिर्फ पानी ही पिलाता था या कुछ और भी? कहा जाता है कि सर रॉकफोर्ड ने यहाँ पहला पक्का घर बनाया था, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं की फुसफुसाहट कुछ और भी कहती है, जिसे आज ये इंग्लिश लॉज कहा जाता है। और उस समय यहाँ पर पोलो, पिकनिक, मूनलाइट पार्टीज, बॉल्स, थिएटर और शिकार की यात्राएं होती थीं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ उतरती, सबका जोश दम तोड़ देता था। बर्फ़ गिरती, अंग्रेज़ अपने शाही शौक समेट लेते और पहाड़ों को वीरान छोड़कर मैदानों की ओर चले जाते। पीछे रह जाती सूनी सड़कें, बंद मकान और दीवारों में कैद अधूरी कहानियाँ। महीनों के शोर शराबे के बाद
नैनीताल फिर अपनी सादगी ओढ़ लेता और गहरी बर्फीली नींद में चला जाता। जैसे ही सरकार का सारा सामान हर साल की तरह भारतीय मैदानों की ओर उतरता, वैसे ही कुछ लोग और भी उतरते। लेकिन कहते हैं सब नहीं उतरते थे, कुछ परछाइयाँ यहीं रह जाती थी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों को छोड़ने का समय आ गया था। ठंडी हवा के साथ साथ हम सब मैदानों की तरफ जाने लगे। नीम हकीम, जादूगर, बाजीगर, आवारा और घुमक्कड़ लोग, जिनके कदमों की आहटें बर्फ पर देर तक गूंजती रही थीं। लेकिन उनमें से कुछ को वह जगह इतनी भा गई कि वह कभी जा ही नहीं पाए। कहते हैं उनके शरीर तो चले गए, मगर उनकी परछाइयाँ यहीं रह गईं। आज भी एक बिना सिर वाला आदमी रिछ पर भटकता हुआ दिखाई देता है। हवा में उसका अदृश्य कदमों का बोझ महसूस होता है। एक टोपी वाला आदमी जो छोटी सी उस सड़क पर कोहरे के बीच अचानक उभर आता है, और एक अंग्रेज औरत सफ़ेद शादी के जोड़े में मॉल और रिच के बीच चुपचाप फिसलती हुई दिखाई देती है। ओह, पहले कितने मंडराने वाले प्रेत हुआ करते थे, मगर अब वो कहाँ हैं? मोहन राय ने ठंडी सांस छोड़ते हुए सोचा। शायद उन्हें नैनीताल की बदलती सूरत पसंद नहीं आई। डेवलपमेंट की आग में पुरानी इमारतें जल गईं और बेचारे प्रेत बेघर हो गए। मोहन राय के मन में ख्याल आया, शायद वह पहाड़ियों के अंदरूनी और भी ठंडे हिस्सों में चले गए हों, या किसी नई अनजानी जगह पर, कौन जाने। नाना जी, मुझे कहानी तो सुनाओ। प्रिया की आवाज़ ने उनकी सोच को तोड़ दिया। उन्होंने धीमे से कहा, मैं तुम्हें नैनीताल के प्रेतों के बारे में बताऊंगा। प्रेत? उसकी आंखें डर से फैल गई। क्या आप सच कह रहे हैं नाना जी? वह फुसफुसाई, जैसे कहीं कोई सुन न ले। तुम जाओ और खेलो। उन्होंने रहस्यमय अंदाज में कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए बेटे। कितनी देर? मैं कब आऊँ? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। आधे घंटे में आ जाना बेटे, उसने नकली गुस्से से कहा। और अगर एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। प्रिया भाग गई और मोहन राय फिर से उन ठंडी भटकती परछाइयों के बारे में सोचने लगा, जो आज भी नैनीताल की बर्फीली रातों में घूमती रहती हैं। नैनीताल की जमी हुई पहाड़ियों में मोहन राय को याद आया, ये शहर हमेशा से अनसुलझे रहस्यों की बर्फ में दफन रहा है, और कहा जाए तो पूरा उत्तराखंड ही। ऐसे ही रहस्यों में एक नाम था, चार्ल्स। सन 1800 की एक ठंडी सुबह जब कोहरा गलियों में रेंग रहा था, चार्ल्स नैनीताल पहुंचा। लेकिन वह कौन था और कहां से आया था, ये सवाल आज तक हवा में तैर रहा है। कुछ कहते हैं वह फारसी था, उसका असली नाम कुछ और था। ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग की बर्फीली अलमारियों में उसकी एक फाइल दबी हुई थी, क्योंकि शक था कि वह एक रूसी जासूस है। अंग्रेज़ी, तुर्की, फारसी, उर्दू, अरबी और फ्रेंच, 6 ज़बानें, मानो हर भाषा उसके लिए एक अलग चेहरा हो। लेखक उसकी ओर खींचे चले जाते थे, जैसे आग की ओर पतंगे। फेमस राइटर्स यानी कि मशहूर लेखक ने उसे एक अलग तरह का अंग्रेज़ी साहब बना दिया था, और कर्नल ने अपने उपन्यास जादू में उसे किसी बड़े नाम से जोड़ा था, यानी कि चार्ल्स को। लेकिन असली डर कागज़ों में नहीं था। कहा जाता है चार्ल्स दशकों के बीच अचानक गायब हो गया था। पार्टियों में हंसी और संगीत के बीच वह मेज़ से यूं गायब होता जैसे कभी था ही नहीं। पता नहीं ये कला उसे कहाँ से आई थी, लेकिन उसकी प्लेट पर कांटे और चम्मच खुद ब खुद हिलते रहते थे। लोगों ने देखा एक अदृश्य चीज़ खाना खा रही है, और बाकी लोग इतना डर जाते थे और बर्फ़ की तरह पिघल जाते थे। कुछ बेहोश हो जाते, और कई लोगों ने चार्ल्स की संगति से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। उसने अपनी एक महिला मित्र से धीमी आवाज़ में कहा था कि ये शक्तियाँ मुझे किसी हिमालय के एक योगी ने दी हैं, और ये योगी करीब 800 साल तक जिंदा रहा था, ऐसा चार्ल्स ने कहा। मोहन राय आंखें बंद करके ये सब बातें सोच ही रहा था कि प्रिया आ गई। नाना जी, नाना जी। मोहन राय ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोली। सामने कुछ फीट दूर प्रिया खड़ी थी, उसे घूरते हुए और ठंडी हवा में एक पल के लिए मानो किसी अदृश्य मेहमान ने फिर से अपनी प्लेट आगे खसका दी हो। चलो बेटे, अब भागो, मोहन राय ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे आधा घंटा और लगेगा अभी, लेकिन ठीक समय पर आना, जल्दी नहीं। बच्ची फिर से चली गई। उसके कदमों की आहट बर्फ पर धीरे धीरे गुम हो गई। उसके मन में अब शक था, क्या नाना जी को सच में नैनीताल की कहानियाँ आती भी हैं? उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि वो खुद कितने साल जिए थे। मोहन राय ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर नैनीताल की ठंडी हवा खिड़कियों से सरक रही थी। नैनीताल जैसी जगह भूतिया हवेलियों का शहर भी था,
कहा जाता है कि नैनीताल के एक गांव के पास एक अंग्रेज़ का मकान है और जब भी कोई स्थानीय राहगीर वहां से गुजरता है तो उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें कोई धक्का भी देता है और उनको बुरी तरह से गिरा देता है। ये सब होते हुए वहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं और वहाँ पर शाम के बाद जाने की कोई भी स्थानीय व्यक्ति हिम्मत नहीं करता है। यही नैनीताल के पास एक पुरानी खंडरनुमा इमारत है जो कभी अंग्रेज़ों का क्लब हुआ करती थी। बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग जब भी वहाँ से गुजरे हैं उन्हें लगा है कि बहुत बड़ी पार्टी चल रही है और खाने पीने की और नाच की और संगीत की आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब वो अंदर जाके देखते हैं तो कुछ नहीं होता। इस चीज़ से स्थानीय लोग बेहद डर गए थे और उन्होंने उस जगह जाना ही छोड़ दिया। लेकिन बाद में सरकार ने उस जगह को पूरी तरह से तुड़वाकर उधर कोई और इमारत खड़ी कर दी। मोहन राय की रीढ़ में अचानक एक ठंडी सिरन दौड़ गई। ओह, उसने मन ही मन सोचा, नैनीताल की कितनी अजीब कहानियां हैं। और उसी पल उसे प्रेत से हुई अपनी वो मुलाकात याद आई जो आज भी उसे डराती है। क्या आप फिर से सो रहे हैं नाना जी? एक छोटी बहुत धीमी आवाज़। मोहन राय चौंक गए। नहीं, मैं बेटे सो नहीं रहा हूँ, उन्होंने घबराहट छुपाते हुए कहा। मैं भी सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? बच्ची ने पूछा। उस हवेली के प्रेत के बारे में, मुंह से अचानक निकल गया। तो फिर नाना जी मुझे उसकी कहानी बताओ। उसकी आवाज़ में डर से ज़्यादा उत्साह था। ठीक है बेटे, मोहन राय ने बात टालते हुए कहा। मैं इसके बारे में लिखूंगा, तुम थोड़ी देर बाद आना। बच्ची फिर से चली गई और मोहन राय फिर से पुरानी जमी हुई यादों में डूब गए। उन सालों में उन्हें रात के खाने के बाद नैनीताल के मॉल रोड पर टहलने की आदत थी। ठंडी हवा, कोहरे में लिपटी सड़कें और दूर से आती एक छोटी ट्रेन की आवाज़। एक रात वो अपने एक पुराने दोस्त से मिले जो उन्हें अपने घर ले गया। घंटों बातें हुई, पुरानी यादें पिघलीं और जब मोहन राय वहाँ से निकले तो आधी रात कब की गुजर चुकी थी उन्हें पता ही नहीं लगा। अब बर्फीली खामोशी में चलते हुए वह उस हवेली के पास तक पहुँच गए जो चांदनी में अजीब तरह से चमक रही थी। सफ़ेद रोशनी जैसे बर्फ पर टिकी हो। वह कुछ पल रुके, उस खूबसूरत घर को और उसके आसपास की जमी हुई हरियाली को देखते रहे। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट हुई। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? इस सवाल के साथ मोहन राय मुड़े और पीछे देखा तो एक अंग्रेज खड़ा था मिलिट्री यूनिफॉर्म में, कोहरे के बीच, अजीब तरह से साफ। वो बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा था। उसने मोहन राय की ओर देखा, पर मोहन राय की आंखों में डर नहीं था, हैरानी थी। मोहन राय ने मन ही मन सोचा, ये कौन है? ये सवाल मोहन राय के जहन में ही था। फिर वो अचानक मुड़ा और हवेली की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वो घर की कंटीली बाड़ को ऐसे पार कर गया जैसे वो मौजूद ही ना हो। बर्फ से भीगी ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं, कोई निशान नहीं, और वो सीधे हरे भरे ठंड से जमे बगीचे में उतर गया। मोहन राय बुरी तरह डर गया था। मोहन राय भी चुपचाप बगीचे के साए में छिप गया। सर्द हवा में उसकी सांसें धुआं बन रही थीं। फिर उसने क्या देखा कि अंग्रेज़ बरामदे की ओर बढ़ रहा है और पास रखी एक लोहे की बेंच पर बैठ गया। मोहन राय ने साफ साफ देखा कि वो सिगरेट पी रहा था और धुएं के छल्ले ठंडी हवा में घुल रहे थे। वो कुछ कुछ बोल रहा था अंग्रेजी में, मानो कि समय उसके लिए रुक गया हो। एक पल को मोहन राय ने सोचा शायद ये कोई मेहमान हो, लेकिन तभी उसे याद आया कंटीली बाड़ जो उसे छू तक नहीं पाई, और इस बात ने उसे और भी डरा दिया। तभी उसने नज़र हटाई और फिर से बरामदे की ओर देखा, यानी कि मोहन राय ने, पर वहाँ कोई नहीं था। बेंच खाली था, धुआं गायब और उसकी आवाज़ भी नहीं थी। सब चीज़ जैसे हवा और ठंड में घुल चुकी हो। मोहन राय कुछ पल वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, ना चीख ना शब्द। फिर अचानक तेज कदमों से अपने घर की ओर भाग गया। अगली सुबह उसने ये सब अपनी पत्नी को बताया तो वो हंसी और धीरे धीरे मोहन राय भी सबको भूल गया, जब तक वो अपने दोस्त से दोबारा नहीं मिला। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो दोस्त का चेहरा डर के मारे कांप गया। मोहन राय के दोस्त ने कहा, हवेली? तुम हवेली की बात कर रहे हो? वो पिछले कई सालों से खाली पड़ी है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। फिर उसने जो बताया वो और भी सर्द था। कई लोगों ने देखा था वहाँ पर एक नहीं कई प्रेत, पूरी आर्मी यूनिफॉर्म में, कभी बगीचे में टहलते हुए, कभी उसके आसपास भटकते हुए और कभी बरामदे में तुम्हारी बताई गई उसी लोहे की बेंच पर बैठे हुए देखे गए हैं। वहीं पर वैसे ही बैठे हुए जैसे तुमने बताया था, सिगरेट पीते हुए, छल्ले बनाते हुए।
और अब तो कोई शक नहीं बचा था कि उस रात जो मोहन राय ने देखा वो प्रेत ही था। नाना जी, क्या आपने कुछ लिखा है? प्रिया ने चिड़चिड़ी आवाज़ में पूछा। लिखूंगा बेटे, मोहन राय ने धीरे से कहा। मुझे थोड़ा समय तो दो। नहीं नाना जी, उसने तुनक कर कहा, आप मेरी नोटबुक वापस करें, मैं और कोई बुजुर्ग शख्स ढूंढ लूंगी। आपको तो कुछ भी नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता कि आप कितने साल के हो। और एक इल्ज़ाम की तरह उसके शब्द बर्फीली हवा में कटे। वह उनकी गोद से नोटबुक छीन कर भाग गई। उसके कदमों की हाथ ठंडी फर्श पर धीरे धीरे गुम हो गई। कुछ नहीं, मोहन राय के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उन्हें कौन समझाता, नैनीताल के इतिहास पर वो सबसे बड़े विद्वान थे। हर इमारत, हर मोड़, हर परछाई मोहन राय को जानती थी। उन्होंने फिर से मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर सर्द हवा खिड़कियों से टकराई, मानो नैनीताल खुद फुसफुसा कर कह रहा हो कि अभी तो बहुत सी कहानियां बाकी हैं सुनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी सर्द रातों के रहस्य। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ, अजब गजब स्टोरीज फॉर एवर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। और आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।